हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह है। अपने अपना प्यार से चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। आज हम यहाँ पे BLLB की डेमो क्लास डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डेमो क्लास में आज हम BLLB का पहला टॉपिक लेकर आए हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? इतिहास क्या है और इतिहास की परिभाषाओं के बारे में बात कही गई है। ठीक है, क्या क्या किस इतिहासकार ने इतिहास के बारे में क्या डेफिनेशन दिया है, हम ये जानने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहली क्लास में आपको एक चीज समझाई थी। मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि एक शब्द हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्ट्री जो शब्द है वो कि एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इस ग्रीक वर्ड का क्या मतलब है? इस ग्रीक वर्ड का मतलब है हिस्टोरिया। अब अगर आप इसकी मीनिंग देखेंगे, हिस्ट्री की क्या मीनिंग है, तो हिस्ट्री की मीनिंग का मतलब होता है इंक्वायरी, किसी चीज की इंक्वायरी करना। अगर आप किसी चीज की इंक्वायरी करते हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप ट्रेन नंबर पता करते हैं, ट्रेन नंबर लिखा रहता है और कौन सी ट्रेन है, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो आप वहां पर क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना, या इसके अलावा किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई क्राइम सीन होता है तो किसी क्राइम सीन पर क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां पे कुछ फाइंडिंग्स को पता लगाते हैं और जिन फाइंडिंग्स को सबूत कहते हैं, सबूत के तौर पर उन चीजों को क्या कहते हैं? एविडेंसेस को पता लगाते हैं और एविडेंसेस के आधार पर कौन कल्प्रिट है, किसने वहां पर मारा है किसी को, ये क्या करते हैं? पता करते हैं। तो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री का पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो पिता, इतिहास का पिता माना जाता है हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को झूठों का पिता भी कहा करते थे। ठीक है, हेरोडोटस को झूठों का पिता भी कहा जाता है कि ये झूठों का पिता है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है। इसकी किताब का नाम भी हिस्टोरिका या हिस्टोरिया है। ठीक है, ये किसकी किताब है? हेरोडोटस की किताब का नाम भी हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका है। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए, क्या इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू लर्न द हिस्ट्री। तो अगर आप जानते हो, जैसा कि मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। ठीक है, पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। अगर हमें अपने प्रेजेंट को समझना है तो हमें अपनी क्या समझना पड़ेगा? पास्ट को समझना पड़ेगा। अगर आपने अपनी पास्ट में जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को आप क्या करेंगे? अच्छे से उन गलतियों को सुधार लेंगे, तो फ्यूचर में वो चीजें कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट। अगर हमें अपने अतीत से सीख लिया, अगर हमें अपने पास से समझ लिया, तो हम अपने आज को या अपने प्रेजेंट लाइफ को क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, गलतियां तो देखिए सब कोई करता है लाइफ में। गलतियां मैंने बहुत सही की, गलती आप में भी बहुत सही की, लेकिन जो कई बार एक ही गलती करके रिपीट करता है, सो क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको मूर्ख नहीं बनना है जीवन में। अगर आपने एक बार कोई गलती की तो दोबारा वो गलती जिंदगी में दोबारा मत करिएगा। ठीक है, ये आपके लिए मेरी एक सीख है पर्सनल लेवल पर। चलो, तो पास्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट लाइफ। अब यहाँ पर इतिहास शब्द का अर्थ यहाँ पर है, और इतिहास शब्द का हम अर्थ देखते हैं, क्या क्या अर्थ हैं इसके। चलिए यहाँ देखिए, हिस्ट्री शब्द का अर्थ हिस्टोरिया है। हिस्टोरिया जो शब्द है वो एक यूनानी या ग्रीक वर्ड से मिला है। इसको जर्मन भाषा में हिस्ट्री को गेस्चीचिट कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्चीचिट कहते हैं। जर्मन भाषा में इतिहास को क्या कहते हैं? गेस्चीचिट कहते हैं। GESCHICHYCHT। ठीक है, क्या कहते हैं? GESCHI, गेस्चीचिट कहते हैं जर्मन भाषा में इतिहास को। तो ईटी प्लस ह प्लस आस, ये मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। इसको हमने क्या किया? इतिहास का हमने क्या किया? संधि विच्छेद कर दिया। इतिहास जो शब्द है, इस इतिहास शब्द का हमने क्या कर दिया है? संधि विच्छेद कर दिया। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ईटी प्लस ह प्लस आस, इसका मतलब होता है इतिहास। इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ निश्चित रूप से,
ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन डेफिनेशंस है, जहां से मैंने कंटेंट बनाया है, बहुत अच्छी जगह से मैंने कंटेंट बनवाया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। सुनिए, पिता, इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी किताब है, इस किताब का नाम है हिस्टोरीज। क्या है, हिस्टोरीज नाम की किताब किसकी है, हेरोडोटस की है। ठीक है, यहां तक समझ गए सभी लोग, आगे बढ़े। चलिए, अब इतिहास के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी हुई हैं, आपको कुछ परिभाषाएं जाननी है, फेमस लोग की परिभाषाओं को आपको जानना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपको सब जानना है, नहीं। एक पेपर होता है हम लोग के इतिहास में, अगर आप मास्टर्स करेंगे मिडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय इतिहास लेखन, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में आपको डेफिनेशंस पढ़ाए जाएंगे कि किस हिस्टोरियन ने क्या डेफिनेशंस दिए हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, जो पहला टॉपिक हमारा BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का है, वो ये है कि किस इतिहासकार ने क्या कहा है इतिहास के बारे में, कि इतिहास है क्या। ठीक है, तो समझते हैं कि इतिहास क्या है। चलिए, पहला स्टेटमेंट है E.H. कार का। E.H. कार की पुस्तक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री एक पुस्तक लिखी गई है, किसने लिखी है, हिस्ट्री, ये लिखी है किसने, E.H. कार ने। ये पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, बहुत फेमस किताब है। अगर कभी आपको समय मिले तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी जो होंगे, ठीक है, जिनको इतिहास में सही में इंटरेस्ट होगा, जो PG करना चाहते होंगे, वो पढ़ेंगे व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास अतीत वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ठीक है, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ठीक है, अनवरत संवाद लिखा है, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग, एक अनएंडिंग डायलॉग है। कौन सा अनएंडिंग डायलॉग, प्रेजेंट और पास्ट के बीच का एक अनएंडिंग डायलॉग है, जिसको क्या कहते हैं, हम हिस्ट्री कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने कहा है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कहा है किसने, E.H. कार ने। ठीक है, सर E.H. कार, इनका पूरा नाम है एडवर्ड हैलेट कार। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। तो हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, ये किसने कहा, ये कहा है भाई E.H. कार ने। ठीक है, क्लियर है सभी को, पढ़ लीजिए। चलिए, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, संसार का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति के अलावा और कुछ नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नन अदर देन द प्रोग्रेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, पूरी दुनिया की जो हिस्ट्री है वो क्या है, एक प्रोग्रेस है। किस चीज की प्रोग्रेस है, कॉन्सिक्वेंसेस की प्रोग्रेस है, जो हमें क्या मिलता है, जिससे हमें फ्रीडम मिलता है, आजादी मिलती है। संसार का इतिहास स्वतंत्रता की चेतना, ठीक है, स्वतंत्रता की चेतना की प्रगति। ठीक है, कि जो हम स्वतंत्र हैं उसकी जो चेतना हम कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस कर रहे हैं, उसकी क्या है, प्रगति है, एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, G.H. हीगल का है, बहुत फेमस इतिहासकार। ठीक है, G.H. हीगल, बहुत फेमस एक जर्मन इतिहासकार G.H. हीगल। G.H. हीगल, अगर आप कार्ल मार्क्स को कभी पढ़ेंगे तो कार्ल मार्क्स के बाद एक नाम आप पढ़ेंगे, वो किसका पढ़ेंगे, G.H. हीगल का पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स और G.H. हीगल ने कैपिटलिस्ट थियोरी के सिद्धांत को दिया था, किसको दिया था, कैपिटलिज्म को, कॉन्सेप्ट को दियाने का काम किया था, कैपिटलिज्म। ठीक है, चलो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। इतिहास एक लिटरेचर नहीं है, इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। इतिहास क्या है, एक विज्ञान है। इतिहास क्या है, एक साइंस है, न इससे कम है और न इससे ज्यादा है। ठीक है, न इतिहास क्या है, न साइंस है, न इससे कम है और न इससे ज्यादा है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है, हिस्ट्री इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द लिटरेचर। यहाँ पर इतिहास जो है वो लिटरेचर का पार्ट नहीं है। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इतिहास को लिटरेचर का पार्ट नहीं बताया गया है। लिटरेचर में क्या होती हैं, पोइट्रीज होती हैं, हिंदी में कविताएं। वो कविताएं अगर 8 लाइन में लिखी हैं तो वो कुछ मीनिंग होगा, और वो मीनिंग आपको कुछ ना कुछ क्या करेगी, सिखाएगी, कुछ लाइफ लेसन देगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है इतिहास एक लिटरेचर का ब्रांच नहीं है। हिस्ट्री इज अ साइंस। हिस्ट्री क्या है भाई, साइंस है, इससे ना कम है और ना इससे ज्यादा है, नाइदर लेस और नॉर मोर। ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट कहा है J.B. ब्यूरी ने। किसने कहा है, J.B. ब्यूरी ने कहा है। बहुत फेमस इतिहासकार हैं, इनका नाम है J.B. ब्यूरी। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बहुत फेमस है। थर्ड स्टेटमेंट था, किसने कहा है, J.B. ब्यूरी ने कहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट बताते हैं आपको,
एक मिनट, यहाँ पर फिगर भी बना गया है, कौन है भाई, देखो EH कार का फिगर है, हीगल का फिगर है, यहाँ ब्यूरी का फिगर है, ठीक है, फिगर भी यहाँ पर हमने दे दिया है जिससे आपको और लर्न करने में आसानी होगी। आप हमारा बैच ले सकते हैं BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का, इसमें आपको 100% सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, DPPs और PYQs देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 24/7 डब सपोर्ट मिलेगा। प्राइस हमारे बैच की है 599 रुपीज। हमारे जो टारगेट गुरुकुल ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में जाएंगे और हम आपको सारथी बैच में देखने को मिलेगा BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का। यहां तक क्लियर है सभी चीजें? चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इतिहास समाजों में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों उपलब्धियों की कहानी है। इतिहास क्या है सुनिए, बहुत प्यारा स्टेटमेंट लिखा गया, पढ़िएगा। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द एक्शन एंड अचीवमेंट्स। इतिहास क्या है? कहानी है एक्शंस की और अचीवमेंट्स की। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ व्हाट? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ एक्शंस एंड द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन लिविंग इन द सोसाइटी। लोगों ने जो एक्शन और अचीवमेंट्स किए अपनी जिंदगी में, इतिहास क्या है? इतिहास उसकी कहानी है। ये कौन कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहे हैं हेनरी परीन। ये कहाँ के थे? बेल्जियम के इतिहासकार थे हेनरी परीन, ठीक है। हेनरी परीन ने एक स्टेटमेंट कहा है, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द एक्शन अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन लिविंग इन द सोसाइटीज, ठीक है, क्लियर है। बहुत प्यारा स्टेटमेंट है हेनरी परीन का। ये कहाँ के हिस्टोरियन है? बेल्जियम के इतिहासकार है, ठीक है। बेल्जियम के चॉकलेट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है, लड़कियों को बेल्जियम के चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं। चलिए ये वही बेल्जियम है। चलिए, इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार। इतिहास व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार, ये मानवीय समूहों के बीच कार्यकारी संबंधों के समन्वय का अध्ययन है। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन डीलिंग विद द अदर मैन। एक आदमी दूसरे मैन से किस प्रकार से डील करता है, इसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। एंड द एडजस्टमेंट ऑफ द वर्किंग रिलेशन। एंड द एडजस्टमेंट, किस चीज के एडजस्टमेंट? वर्किंग रिलेशंस के एडजस्टमेंट्स को। अगर दो ह्यूमन ग्रुप्स के बीच में वर्किंग रिलेशंस के एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ये इतिहास का स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर RC मजूमदार द्वारा, ठीक है। अगर आप नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं तो आपने जरूर डॉक्टर RC मजूमदार को पढ़ा होगा। इनकी मॉडर्न इंडिया की जो किताब आती है, द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी किताब लिखी है इन्होंने, ठीक है। डॉक्टर RC मजूमदार वो व्यक्ति हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहते हैं कि इट इज नेदर रिवोल्ट, इट इज नॉट अ रिवोल्ट, नॉट अ रिवोल्यूशन, इट इज, ये कुछ नहीं है, इट इज नॉट, कोई रिवोल्ट भी नहीं है, कोई नेशनल मूवमेंट भी नहीं है, कोई रिवॉल्यूशन भी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? डॉक्टर RC मजूमदार का। बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इनकी फोटो भी बनी है, पीरीन साहब की, और ये RC मजूमदार साहब है, ठीक। अब हम कुछ और इतिहासकारों का स्टेटमेंट लेंगे। चलिए, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। हिस्ट्री मेक्स अ वाइस मैन। हिस्ट्री मेक्स मैन वाइस। इतिहास क्या बनाता है? इंसान को वाइस बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। F बेकन, फ्रांसिस बेकन का स्टेटमेंट है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, एक लिटरेचर्स भी हैं, फ्रांसिस बेकन। उन्होंने लिखा है हिस्ट्री मेक अ मैन वाइज। हिस्ट्री क्या बनाता है? इंसान को एक वाइज बनाता है। हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज, क्लियर है। चलिए, अब हम आते हैं कुछ मिडिएवल हिस्टोरियोग्राफर्स के ऊपर। वी आर कमिंग थ्रू अ मिडिएवल हिस्टोरियोग्राफर्स। हम मिडिएवल हिस्टोरियोग्राफर्स के ऊपर आते हैं। ये मिडिएवल हिस्टोरियोग्राफर्स क्या कहते हैं, हम ये पढ़ते हैं। इतिहास विज्ञानों की रानी है। हिस्ट्री इज अ क्वीन ऑफ साइंसेस। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं। हिस्ट्री इज द क्वीन ऑफ साइंसेस, ये किसने कहा है? ये स्टेटमेंट कहा है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत के बहुत प्रमुख इतिहासकार हैं। जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो आप जियाउद्दीन बर्नी को जरूर पढ़ेंगे। बहुत कट्टरवादी मानसिकता के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, जिनके लेखन के हर एक मोड़ पर आपको कट्टरवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। ये हैं आपके जियाउद्दीन बर्नी, ये हैं आपके फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो हिस्ट्री इज द क्वीन ऑफ साइंसेस, ये कौन कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है। जियाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत का इतिहास बताते हैं।
जियाउद्दीन बर्नी बहुत सारे लोग के कार्यकाल में रहे हैं, ठीक है। जैसे इनका जो कार्यकाल अगर स्टार्ट होता है तो अगर आप देखेंगे 1260 के बाद का जो इतिहास है, और 1260 के बाद से लगभग फिरोज शाह तुगलक के काल तक का इतिहास पूरा का पूरा जो भी लिखा है इन्होंने ही लिखा है। किसने लिखा है? सर जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही पहली किताब है जियाउद्दीन बर्नी की। फिरोज शाही जो किताब है इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर डेडिकेट की है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक सुल्तान था, इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का टाइमलाइन 1351 से लेकर के 1388 तक रहा है, ठीक है। चलो एक और किताब इन्होंने लिखी है जो लॉस के ऊपर है, उस किताब का नाम है फतवाए जहांदरी। फतवाए जहांदरी और तारीख फिरोज शाही, ये 2 किताब किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है, ठीक है। चलो जियाउद्दीन बर्नी चाहता था कि मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिले और फिरोज शाह तुगलक मुझे बहुत ज्यादा मालामार कर दे पैसे से, मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा धन संपदा हो। तो उसने क्या किया? उसने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर किताब लिखी, उस समय के सुल्तान के ऊपर, तारीख फिरोज शाही, और ये किताब पूरा उनको डेडिकेट किया। ये मतलब इस लालच में किया कि मुझे अच्छा इनाम देंगे फिरोज शाह तुगलक, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी को कोई इनाम नहीं दिया और ऊपर से इनको जेल के अंदर डाल दिया। जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 1351 के बाद 1358 तक ये रहे। बाद में इनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर ही, और बहुत गरीबी में कहा जाता है इनकी मृत्यु हुई। जिस प्रकार से सोचा था जियाउद्दीन बर्नी ने कि मुझे अच्छा खासा इनाम मिलेगा, मैं अपने लिए बड़ा लंबा चौड़ा घर खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, मेरा आगे वाला जीवन अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुढ़ापे में बहुत उम्र हो गई थी इनकी, इनको जेल में डाल दिया गया और बहुत घनिष्ठ गरीबी में, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी में इनकी मृत्यु हो गई जेल के अंदर ही। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इतिहास एक चिकित्सालय है। इतिहास क्या है? एक चिकित्सालय है। हिस्ट्री इज इन, इतिहास क्या है? एक हॉस्पिटल है। इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है। वहां पर व्यक्ति क्या करता है? अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज करवाता है, ठीक है। ये क्या है? एक मेडिसिन मिलता है इतिहास से लोग को। वहां इतिहास में क्या कहा गया है? इतिहास क्या है? चिकित्सालय। चिकित्सालय में आप जाते हो, अगर आप बीमार हो, अगर आपको फीवर है तो डॉक्टर क्या करेंगे? आपको दवा देंगे, ठीक है, पैरासीटामोल की दवा देंगे अगर आप बीमार हो, बुखार है तो इतिहास क्या है? एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की क्या करता है? दवा पाता है। व्यक्ति जो एक व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति क्या करता है? अपने जो दुख है उसकी क्या करता है? दवा पाता है, मतलब वो रेमेडीज पाता है। मतलब रेमेडीज मतलब होता है दवा या उपचार, तो वो रेमेडीज पाता है और अपनी उदासी का इलाज करवाता है। उसकी जो उदासी होती है उसका इलाज करवाता है। कौन करवाता है? क्या कहते हैं, वो जो पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो कराता, अपनी उदासी का इलाज करवाता है। इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट को इतिहास कहते हैं, ठीक है। इतिहास ये होता है। एक और मध्यकालीन भारत के इतिहासकार, इनका नाम है अबू फजल। अबू फजल ने ये स्टेटमेंट कहा है इतिहास के बारे में। अबू फजल जो थे अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, इनका नाम था अबू फजल। अबू फजल ने किताब लिखी, उस किताब का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा किताब लिखी। अकबर का समय काल, सभी को अगर अकबर का समय काल याद हो तो 1526 से लेकर अकबर ने 1605 तक क्या किया? शासन किया मुगल एम्पायर पर। अकबरनामा जो किताब है वो लिखी है अबू फजल ने। अब अकबरनामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो थर्ड पार्ट है अकबरनामा का, जो तीसरा जो संकलन है, थर्ड पार्ट अकबरनामा का है, उसको कहते हैं आईने अकबरी। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। तो अबू फजल, इनके एक बड़े भाई थे, इनका नाम था अबू फैजी। अबू फजल, अबू फैजी अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक है, 9 जेम्स में से एक थे अकबर के दरबार में। इन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम था अकबरनामा। अकबरनामा के तीसरे पार्ट को क्या कहते थे? आईने अकबरी कहा जाता था, ठीक है। बहुत विश्वास पात्र हुआ करते थे अबू फजल। बाद में 1586 में वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, जहांगीर के कहने पे
सलीम जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला इनकी हत्या कर देता है और अबू फजल की मृत्यु हो जाती है। और जब अबू फजल की मृत्यु होती है तो अकबर को बहुत बड़ा मतलब घात लगता है, बहुत मतलब शौक लगता है बहुत बड़ा। ठीक है, चलो अब कुछ और इतिहास से रिलेटेड कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे। क्या क्या है भाई देख लो। चल, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू टोने से रिलेटेड है, वाइट मैजिक से रिलेटेड है। इसको कई हजार साल बाद वेदों में जोड़ा गया, चौथे वेद को बहुत साल बाद जोड़ा गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो भूत प्रेत, जादू टोना, उपचार, ठीक है, ये सब किस में मिलता है आपको? अथर्ववेद के अंदर मिलता है। तो इतिहास का शब्द का पहला प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। क्लियर है सभी को? अथर्ववेद में क्या मिलता है मैंने बता दिया। ठीक है, सबसे पहले ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ईएचकार के अनुसार इतिहास अतीत या वर्तमान के बीच होने वाली अनवरत अंतहीन संवाद है। ये पढ़ा चुका हूं। ईएचकार ने कहा है इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाली अंतहीन संवाद है। तथ्यों मतलब क्या होता है? फैक्ट्स होता है, जो फैक्ट्स इतिहास का प्रेजेंट करता है। अब ये फैक्ट जरूरी नहीं है कि सही है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो जेबी ब्यूरी के अनुसार इतिहास क्या है? विज्ञान है। ये स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना अधिक है। ठीक है, कई स्टेटमेंट आपको पीछे वाले पीडीएफ में रिपीट मिलेंगे, यहाँ पर रिपीट है जो पिछले पीडीएफ में था। ठीक है, बेंडिटो कोचे कहते हैं समस्त इतिहास समसामयिकी इतिहास है। समस्त इतिहास क्या है? समस्त इतिहास समसामयिकी का इतिहास है। ठीक है, समसामयिकी आपने देखा होगा, समसामयिकी मतलब कंटेम्परेरी होता है। ठीक है, ऑल हिस्ट्री इज अ कंटेम्परेरी हिस्ट्री। ठीक है, ये कौन कहता है? बेनिडिटो कोच कहते हैं। और इतिहास के बारे में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो मैं आपको बताऊं दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है। द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ऑलवेज। इतिहास खुद को दोहराता है। एक गाना कैलाश खेर का मुझे याद आता है कि जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, कि जो भी हो कल फिर आएगा। तो जो भी आज हुआ वो क्या होगा? कल फिर आएगा जीवन में। इतिहास क्या है? एक अमृत संवाद है। इतिहास खुद को क्या करता है? दोहराता है। बस वो चीज आपको दिखती नहीं है। इतिहास हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर इतिहास यहाँ से चला है तो यहाँ पर रुकेगा और कोई चीज चेंज हो जाएगी, फिर वो वहीं पर लौट कर वापस आ जाएगा जहां से क्या हुआ था, चला था। तो इतिहास क्या है? एक सर्किल की तरह है। एक बार घटना चेंज होगी, कुछ और होगा, उसके बाद दोबारा वही चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को क्या करता है? दोहराता है। ठीक है, चलो कुछ और स्टेटमेंट देखते हैं हिस्टोरियन के। ये स्टेटमेंट्स आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में लिखने का सबसे बेहतर तरीका, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आप। इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखेंगे। अब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बाद में वीडियोस के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो आपको अपने आंसर को सबसे बेहतर करना है, और भी जो लोग कॉपी लिखेंगे उनसे बेहतर आपको अपने आंसर को लिखना है। और जितना बेहतर तरीके से आप अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे, नंबर्स आपको उतने ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए 10 नंबर है तो 5 नंबर या 6 नंबर तो आपको मिल ही जाए। ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज में कॉपीज बहुत टफ लेवल की चेक होती है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, यहाँ पे परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं उठते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज में जो पेपर होता है वो बहुत मॉडरेट या एवरेज लेवल या बहुत मतलब अच्छे से चेक नहीं होता है, तो वहां पे परसेंटेजेस ज्यादा उठ जाता है। कई जगह ऐसा होता है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, आरजी कॉलिंगवुड कहते हैं संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, और हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ द आइडियाज। विचारों का क्या है? इतिहास है। संपूर्ण इतिहास क्या है? एक विचारों का इतिहास है। ठीक है, जी.आर. एल्टन अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहासकार है। इतिहास क्या क्या कहता है? जिस चीज को लिखता है वही क्या है? इतिहास है। ठीक है, फ्रांसिस बेकन, एफ बेकन, इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। फ्रांसिस बेकन कहते हैं, ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं।
व्हाट इज हिस्ट्री, ये किताब किसने लिखी है? E.H. कार ने लिखी है। व्हाट इज हिस्ट्री नामक जो किताब है वो किसने लिखी है? E.H. कार ने लिखी है, अभी मैंने पढ़ाया है। E.H. कार ने किताब लिखी है व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे भी उसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, ठीक है। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? E.H. कार ने लिखी है, एडवर्ड हैरड कार। चलो अब जेम्स मिल की पढ़ते हैं। जेम्स मिल ने क्या कहा है? जेम्स मिल बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार है। अब यहां से जो भी लोग अभी तक अलर्ट नहीं है तो अभी एकदम अलर्ट हो जाइए, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा गया, सुनिएगा। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बहुत प्यारी किताब है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। जेम्स मिल है डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द 3 पार्ट्स ऑफ द बुक। पहला है जिसको कहते हैं प्राचीन काल, इन्होंने कहा है इसमें हिंदू काल कहा जाता है, और हिंदुओं का क्या था? ये गोल्डन पीरियड था। हिंदुओं का ये क्या था? स्वर्ण काल था, ठीक है, गोल्डन पीरियड हुआ करता था। मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा गया है, और यहाँ पर मुस्लिम काल मुस्लिम लोग का क्या कहा गया है? सो गोल्डन पीरियड कहा गया है। मुस्लिम लोग का क्या कहा गया है? सो गोल्डन पीरियड कहा गया कि ये मुसलमान लोग का क्या था? गोल्डन पीरियड था। आधुनिक भारत में क्रिश्चियंस का काल कहा गया, आधुनिक भारत को क्या कहा गया है? क्रिश्चियंस का काल कहा गया है, ठीक है। इस क्रिश्चियंस के काल में क्रिश्चियंस का जो समय था उसको क्या कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया, कि क्रिश्चियंस के लिए क्या था? ये समय काल क्या था? स्वर्ण काल था। ये कौन का? स्वर्ण काल मतलब गोल्डन पीरियड, ठीक है। ठीक, चलो तो प्राचीन काल हिंदुओं का स्वर्ण काल है, मध्यकाल गोल्डन पीरियड है मुस्लिम्स का, आधुनिक भारत क्रिश्चियंस का गोल्डन पीरियड है। क्लियर है यहां तक चीजें आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और किताबों के नाम है। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ, वीएस स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वीएस स्मिथ ने 1904 में किताब लिखी, इस किताब का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है इस किताब का? इस किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। मुद्रा शास्त्री मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक एक्सपर्ट, जो कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में बहुत जानकार होते हैं उनको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक एक्सपर्ट। तो मुद्रा शास्त्री मतलब होता है न्यूमिस्मेटिक एक्सपर्ट, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं द स्तूप ऑफ भरौत और ज्योग्राफी, एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है द स्तूप ऑफ भरौत, भरौत का स्तूप, ठीक है, और एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये 2 पुस्तकें किसने लिखी हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखी है। अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? तो कर्नल अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। इनके भाई थे जोसेफ डेवी कनिंघम, जेडी कनिंघम, इन्हीं के भाई थे। इन्होंने किताब लिखी है सिखों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सिख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम? एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। पुरातात्विक शोध मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जो हमें जमीन खोद के जो चीजें मिलती हैं। जैसे जमीन खोदेंगे तो क्या मिलेगा? कॉइन्स मिल जाएंगे पुराने जमाने के, कोई स्कल्पचर मिल जाएगा, कोई स्टैचू मिल जाएगा, ठीक। और क्या मिल जाएगा? कोई किताब, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो किताबों के टाइप में, जैसे कुछ पन्ने होंगे, ठीक है, मूर्तियां मिल जाएंगी। जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? पुरातात्विक शोध के रूप में मिलेंगी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी चीजें हमें मिली हैं वो सब क्या है? पुरातात्विक शोध है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के थ्रू हमें मिली हैं। फिर आता है साहित्यिक स्रोत, मतलब लिटरेरी सोर्स है। जब हमें इतिहास को क्या किया है, लोग के मुंह से सुना है, इतिहास उस समय काल में लिखा गया है, वो उस समय काल में जो इतिहास लिखा गया है वो आज हम पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं साहित्यिक सोर्सेस। और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण।
ठीक है। फॉरेन ट्रेवलर्स के क्या डिस्क्रिप्शन रहे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर। फॉरेन ट्रेवलर्स ने उस समय काल के बारे में क्या कहा है। अब फॉरेन ट्रेवलर्स ने क्या कहा है, जो इनके बारे में सबसे बड़ा डीमेरिट होता है, फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में सबसे बड़ा जो डीमेरिट होता है वो ये होता है कि वो यहाँ की सोसाइटी को नहीं जानते। दे डोंट नो द सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और सोसाइटी में, भारत की सोसाइटी में क्या होती है, सोशल हिस्ट्री होगी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई बाहर से आता है तो यहाँ के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्टेटस को या चीज़ों को समझने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। और कई लोगों ने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, लेकिन वो अपने देश के समझ के अनुसार लिखा है, उन्होंने यहाँ की समझ के अनुसार नहीं लिखा। जैसे एक स्टेटमेंट मेगास्थनीज कहता है कि भारत में स्लेवरी नहीं है, गुलामियत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज सही नहीं प्रतीत होती, क्योंकि उस समय मौर्य काल में गरीबी भारत में थी, स्लेवरी थी, सॉरी गरीबी कह रहा हूँ, दास्तां थी, स्लेवरी भारत में थी। तो स्लेवरी भारत में थी, मेगास्थनीज कह रहा है भारत में नहीं थी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्लेवरी, जो यूरोप में जो स्लेवरी है, जो दास्तां है, गुलामियत जो कि यूरोप में है, वहां पर गुलामों के साथ बहुत बेकार तरह का व्यवहार किया जाता है, बहुत अनैतिक प्रकार का व्यवहार वहां पर गुलामों के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत में गुलामों के साथ उतना अनैतिक व्यवहार नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो इतिहास, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए उन्होंने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में उनको जो सही लगा वो लिखा, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट को वो समझ नहीं पाए, ठीक है। चलिए धीरे धीरे आप चीजों को मेरे हिसाब से समझते जाएंगे, आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। बस अब मेरी बातों को समझते रहिए और एक पेन कॉपी लेकर के नोट करते रहिए। चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस सर्वाधिक प्रामाणिक है। सबसे ज्यादा जो सोर्सेस मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में वो कहाँ मिलते हैं, हमें यहाँ मिलते हैं। कहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में। क्योंकि चीजें जितनी पुरानी होंगी हमें उनको फाइंड आउट करने में, हमें उसमें ऑथेंटिसिटी ढूंढने में कि वो कितना सही है कितना गलत है, उसमें क्या होगा, सही में टाइम लगेगा। हमें मॉडर्न के लिए टाइम नहीं लगता, मिडिवियल के लिए भी हमें बहुत ज्यादा चीजों को सोचना नहीं पड़ता, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए अगर कोई चीज लिखी गई है और किसी इतिहासकार ने वो लिखा है किसी बेस पर, तो किस बेस पर और किस प्रमाण के आधार पे वो लिखता है वो फाइंड आउट करना ज्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पुरानी है, जो सबसे पुरानी होगी उसको समझने में क्या होगा, दिक्कतें ज्यादा होंगी, ठीक है। तो पुरातात्विक शोध सर्वाधिक प्रामाणिक माने गए हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, जैसे खुदाई में क्या क्या मिला, जैसे अभिलेख, ठीक है, सिक्के, कॉइन्स मिले, स्मारक मिले, ताम्रपत्र मिले, ठीक है, ताम्रपत्र को क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट्स मिले, भवनों के अवशेष मिले, मूर्तियां मिली, भित्ति चित्रकारी आदि भी चीजें हमें कहाँ से मिली, ये सब चीजें हमें खुदाई से मिली, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से मिली, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में हमें खुदाई से मिली। हमने खुदाई किया और खुदाई करने के बाद हमें ये चीजें मिली, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुरातात्विक उत्खनन दो प्रकार से होता है, एक होता है लंबवत, एक होता है क्षैतिज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन दो वे से होता है, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो वे से होता है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सबने बचपन में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो वे में होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो आधार पे होता है। आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बारे में ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के बारे में वहां पर कैसे क्या किया जाता है, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये उत्खनन क्या होता है, वो सब ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, वर्टिकल एक्सकवेशन गिव नॉलेज अबाउट द टाइम स्केल ऑफ अ कल्चर। वर्टिकल एक्सकवेशन जब होता है तो ये हमें नॉलेज देता है कल्चर के बारे में। हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन जब होता है तो हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों के बारे में, ठीक है। अब अगर यहां पर हमने दो चीजें लिखी, एक हमने लिखा कल्चर और दूसरा हमने लिखा सिविलाइजेशन।
अब देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पर कल्चर में क्या लेते हैं, कल्चर में हम लेते हैं वैदिक कल्चर। क्या वैदिक हम सिविलाइजेशन कभी सुना है क्या आपने नाम, कभी आपने सुना है वैदिक सिविलाइजेशन? नहीं, वैदिक सिविलाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको, वैदिक कल्चर बोलते हैं, वैदिक कल्चर। अब यहाँ पे सुनो, कल्चर क्या होता है। कल्चर मतलब होता है कि हम कौन है, हु वी आर, हमारी किस चीज से पहचान है, सो क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। अब कल्चर जो होता है वो हर जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है। हर जगह का कल्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे क्या क्या चीजें कल्चर के अंदर आती हैं, जैसे खाना, फूड हैबिट, ठीक है। यहाँ के लोग क्या क्या खाते हैं, जैसे पंजाब में चले जाओगे तो छोले भटूरे लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, दिल्ली साइड में। साउथ में चले जाओगे तो इडली, वड़ा, सांबर, डोसा लोग पसंद करते हैं। क्या है, कल्चर का पार्ट है, ठीक है। और क्या होती है, लिटरेचर। लिटरेचर में भाषा जो होती है वो अलग अलग लिखी रहती है, ठीक है। आंध्रा में चले जाओगे लोग तेलुगु बोलेंगे, तमिलनाडु में चले जाओगे लोग तमिल बोलेंगे, महाराष्ट्र में चले जाओगे लोग मराठी बोलेंगे, गुजरात में चले जाओगे लोग गुजराती बोलेंगे। यहाँ यूपी बिहार साइड में लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। अवध साइड में चले जाओगे अवधी बोली जाएगी। तो अलग अलग जगह पर जो लिटरेचर होता है, जो चीजें होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। और क्या होता है, क्लोथिंग नॉर्म्स। क्लोथिंग नॉर्म मतलब कपड़े, हमने कपड़े कैसे पढ़े हैं, जैसे लुंगी और शर्ट, व्हाइट लुंगी और व्हाइट शर्ट साउथ में पहना जाता है। यहाँ पर लोग कैसे ड्रेस होते हैं, यहाँ पर लोग पैंट शर्ट में ड्रेस होते हैं, ठीक है। तो क्लोथिंग नॉर्म्स भी क्या है, हर जगह के अलग अलग है। तो कल्चर जो होता है अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। गॉड भी अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं, रिलीजन भी अलग अलग जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जिनको यहाँ पर हम शिव जी मानते हैं, उनको वहां पर क्या मानते हैं, विरूपाक्ष मानते हैं साउथ इंडिया में। यहाँ पर हम पार्वती जी कहते हैं, वहां पे क्या कहते हैं, पंपा देवी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, गॉड्स के भी रीजनल वेरिएशंस हो गए जगह टू जगह, जब प्लेस टू प्लेस क्या होता है, रीजनल वेरिएशंस हो गए गॉड्स के भी, ठीक है। तो ये होता है मतलब हु वी आर, हम कौन है। सिविलाइजेशन क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या चीजें हैं, व्हाट वी हैव। अब हमारे पास क्या चीजें हैं, ये जो चीजें हैं ये मैटेरियलिस्टिक थिंग्स हो सकती हैं, भौतिक उपकरण। मैटेरियलिस्टिक थिंग मतलब होते हैं भौतिक उपकरण। अब ये मैटेरियलिस्टिक थिंग्स क्या हो सकती हैं, जैसे कार, एसी, एयर कंडीशनर, ठीक है, घर, हाउस, ये क्या है, ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट है। सिविलाइजेशन देखो दो टर्मोलॉजीज हैं, एक टर्मोलॉजी जो कांस्टेंट रह रही है, एक टर्मोलॉजी जो वेरिएबल हो रही है, समय के साथ में चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसमें से एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा। एक कांस्टेंट टर्मोलॉजी है जो हमेशा एक ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। एक क्या है, अलग अलग होगा। एक में क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो कल्चर क्या होता है और सिविलाइजेशन क्या होता है, मुझे लगता है अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना एलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई। कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, बहुत बार पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसको कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। कोई भी पीसीएस, जैसे पीसीएस हो गया, पेट एग्जामिनेशन हो गए, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, उसमें जीएस आता है, जनरल स्टडीज आता है। जनरल स्टडी में हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन लिख लो, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वाज कॉल्ड बाय एलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। 1902 में सर जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। 1902 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना। 1902 में भारत का वाइसरॉय कौन था भाई, 1902 में कौन था, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में एएसआई की क्या हुई, स्थापना हुई। एएसआई की स्थापना में कौन थे उस समय, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल पहले
स्टडीड मतलब पहले एक ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने रिसर्च की। पहले रिसर्च के तौर पर आने वाले जो मतलब रिसर्चर हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो कौन है? सर जॉन मार्शल हैं। सर जॉन मार्शल का समय काल अगर आप देखोगे तो सर जॉन मार्शल 1902 से लेकर के 1928 तक रहे थे, ठीक है। 1902 से लेकर 1928 तक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। अभिलेख देखते हैं, रिकॉर्ड्स देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख कहा जाता है। द स्टडी ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड एपिग्राफी। बहुत बार पूछा जाता है एपिग्राफी क्या होती है। तो अगर हम रिकॉर्ड्स का अध्ययन करते हैं, व्हेन वी स्टडी द रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एपिग्राफी। क्या कहा जाता है उसको? एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहता है। द स्टडी ऑफ द एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हमारे पास होती हैं, उस एंशिएंट स्क्रिप्ट्स की जो स्टडी होती है। अगर एंशिएंट स्क्रिप्ट, पहली जो एंशिएंट स्क्रिप्ट मानी जाती है वो 505 BC एरा में ब्रह्मी स्क्रिप्ट मानी जाती है। ब्रह्मी लिपि मानी जाती है, जो पहली एंशिएंट स्क्रिप्ट मानी जाती है भारतीयों में, ठीक है। भारत में पहली एंशिएंट स्क्रिप्ट कौन सी मानी जाती है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट मानी जाती है, ठीक है। अब बहुत डीप नहीं जाएंगे तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही सब लोग नाम जानते हैं, ठीक है। अब वो नेट वेट के लेवल पे जाएंगे तो कुछ और नाम भी मिलते हैं, लेकिन अभी ब्रह्मी स्क्रिप्ट ही आप जानिए, ठीक है, जो सबसे क्या है, पुराना सोर्स है। द एंशिएंट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। जो हम एंशिएंट स्क्रिप्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है, प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलियोग्राफी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट करेंगे बहुत अच्छे से। एपिग्राफी क्या होता है, पैलियोग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? epigraphy. The study of the records is called epigraphy and the study of the ancient script is called, क्या कहा जाता है उसको? पैलियोग्राफी। तो एपिग्राफी स्टडी ऑफ रिकॉर्ड और पैलियोग्राफी स्टडी ऑफ द एंशिएंट स्क्रिप्ट, ठीक, क्लियर? चलो, भारत में अधिकतर अभिलेखों, शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्र, सिक्कों पर खुदे हुए मिले हुए हैं, ठीक है। जो अभिलेख हैं वो कहाँ पे मिले हैं भाई? दीवारों पे, गुफाओं में, प्रतिमाओं पे, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर मिले हैं, ठीक है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों में मिलते हैं। हड़प्पा की मोहरों में सबसे पुराने मिलते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन आर फाउंड एट सील्स ऑफ द हड़प्पा। हड़प्पा की सील्स में मिलता है। अगर हड़प्पा की सील्स अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाकर आप अपनी एनसीईआरटी को खोलिए, क्लास 12 की एनसीईआरटी खोलिए, उसमें जो पार्ट 1 है एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें आपको यूनिकॉर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर की बोगजोई तुर्की नामक स्थान पर पाया जाता है। द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन फॉर्म ऑफ प्लेस कॉल्ड बोजगोई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बोजगोई, ठीक है। मैंने अभी स्क्रिप्ट बोला, इंस्क्रिप्शन नहीं बोला है। इंस्क्रिप्शन अलग होता है, स्क्रिप्ट अलग होती है। मैंने बोली ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है बोजगोई इंस्क्रिप्शन, जो कहां पर है? तुर्की में। तुर्की को एशिया माइनर के अंदर गिना जाता है, ठीक है। इसकी खोज व्हीलर ने ह्यूगो विंकलर ने की। इसकी खोज किसने की है? ह्यूगो विंकलर ने 1907 में की। बोजगोई अभिलेख की लिपि कीलक या कीलाक्षर ए भाषा धारोपिया या हिंदू यूरोपीय भाषा है, ठीक है। The script of the Bolgar inscription is a cuneiform and the language is Indo-European. इसमें इंडो और यूरोपियन की लैंग्वेज मिक्स लिखी गई है, ठीक है। मतलब हिंदू और यूरोपियों की भाषा को मिला करके लिखा गया है, हिंदू यूरोपीय भाषा को मिला करके लिखा गया है। क्लियर है सभी को? चलो, अब बोजगोई इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं, ठीक है। बोजगोई अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण और मित्र का जिक्र किया गया। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्य का जिक्र किया गया है। यह हिटी और मितानी राजाओं के बीच संधिपत अभिलेख है, जिससे इन देवताओं को साक्षी माना गया था। अब आता है कीकुली इंस्क्रिप्शन। कीकुली इंस्क्रिप्शन कहाँ है? बोजगोई के निकट तुर्की में है। मिस्र में अल अल इमारना, मिस्र में अल अरमना या अल अरमना नामक स्थान में कुछ मिट्टी की मोहरें, टैबलेट्स मिली हैं, जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम है। बेबीलोन के शासकों का नाम है। बेबीलोन सबने नाम सुना होगा बेबीलोन का, ठीक है। बेबीलोनियन किंग्स का नाम है।
चलो, अत्मने, अजीवीय, शत, शत आदि नाम वैदिक में भी मिलते हैं। भारत में 87 प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पीपा या पिपरा कलश लेख और अजमेर राजस्थान से बडली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। भारत में सबसे पुराना ब्रह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख नोट करो, ठीक है। भारत में सबसे पुराना ब्रह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपराहा नामक स्थान से मिला है। इसमें बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में डिवाइड किया गया था। उन 8 भागों में क्या हुआ था, जो अस्थि है वो क्या हुआ था, शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। ये जो अभिलेख है किसने उत्कीर्ण करवाया था, शाक्यों ने, ठीक है, शाक लोगों ने। एक अपने गोरखपुर वाला भी पढ़ लेते हैं। कहोगे सर गोरखपुर वाला तो नहीं पढ़ा, एक गोरखपुर वाला पढ़ लेते हैं। ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार उत्तर प्रदेश स्थित सोहगौड़ा, सोहगौड़ा जो है वो कहाँ पर है, कौड़ी नाम में है। मॉडर्न डे कौड़ी राम गोरखपुर में पड़ता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिला है कहाँ पर, कौड़ी राम सोहगौड़ा में, जो कहाँ पर है, गोरखपुर में है। तामपत ए बोगरा बांग्लादेश स्थित महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही क्या हो गई, शुरू हो गई। क्लियर है यहाँ तक सभी चीजें आपको। चलिए, अभी तक हमने अभिलेखों को देखा, अब इसके आगे क्लास में हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा बहुत मैंने डिटेलिंग भी की है चीज़ों को समझाने के लिए, और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी लास्ट में मैंने यहाँ पर आपको हमारे बैच के बारे में बताया है, BLLB के बैच के बारे में। अगर आपको हमारा कोर्स पसंद आएगा तो आप इसमें जल्द से जल्द क्या करिए, एनरोल कीजिए, ठीक है। जो भी लोग मैं देगा सुनना है, थैंक यू सो मच, बाय।